हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में सेक्शन 6 तक बता दिया था सीपीसी का। आज हम सेक्शन 7 की बात करेंगे। तो सेक्शन 7 जो कहता है हमारा प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। ठीक, अब ये प्रांतीय लघुवाद न्यायालय क्या होता है कि ऐसे न्यायालय पर जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 के अधीन या बरार लघुवाद न्यायालय विधि 1905 के अधीन गठित हैं, उन न्यायालयों पर जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग उक्त अधिनियम या विधि के अधीन करते हैं। जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग उक्त अधिनियम विधि के अधीन करते हैं या भारत के किसी ऐसे भाग के जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है, उन न्यायालयों पर जो समरूपी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित उपबंधों का विस्तार नहीं होगा। तो इस संहिता के पाठ के उतने पाठ का इन प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उन वादों से संबंधित है जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित हैं। ऐसे वादों में की डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित है, जो डिक्री पारित की गई। स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित। अब इसमें कुछ सेक्शन भी है, जैसे धारा 9, धारा 91 और धारा 92, धारा 94, धारा 95, जहाँ तक कि वे स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश हो, ये प्रांतीय लघुवाद न्यायालय नहीं कर सकते। व्यादेशों का नहीं कर सकते। स्थावर संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति नहीं कर सकते। धारा 94 के खंड अंगा के निर्दिष्ट अंतर्वर्ती आदेशों को प्रतिकृत करती है या उनसे संबंधित है। धारा 96 से धारा 112 तक की धाराओं और धारा 115 का, इन धाराओं का नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें आता है सेक्शन 8, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। तो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय देखिए क्या है कि धारा 24, धारा 38 से धारा 41 तक की धाराओं, 75 के खंड का, खा, गा और गा, धारा 76, 77, 157 और 158 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 द्वारा यह उपबंधित के सिवाय इस संहिता के पाठ की उपबंधों का विस्तार कलकत्ता, मद्रास, मुंबई नगर में स्थापित किसी लघुवाद न्यायालय में से किसी भी वाद की कार्रवाई पर नहीं होगी। इन सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई वाद दाखिल किया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय में। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, जिसको कहते हैं धारा 9। तो धारा 9 क्या कहता है? जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। जब तक वर्जित ना हो मतलब जब तक उसकी लिमिटेशन के बाहर ना हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। ठीक है, न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अविभक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण की अधिकारिता होगी। ठीक, वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित है, इस बात के होते हुए भी ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। ठीक है, इस धारा के प्रयोजन के लिए यह बात तात्विक नहीं कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसे पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हुआ है या नहीं। जब तक वर्जित ना हो तब तक सिविल से संबंधित मामलों को विचारण कर सकें। अब देखिए अधिकारिता का क्या है। तो अधिकारिता के लिए जैसे मैंने बताया कि आदेश पारित करने की शक्ति हो गया, या वाद की विषय वस्तु पर अधिकारिता है कि नहीं है। ठीक है, तो अधिकारिता का मतलब होता है न्यायालय की उस शक्ति से जिसके अंतर्गत वह किसी वाद, अपील या आवेदन को ग्रहण कर सकता है और सुनवाई के बाद उस पर निर्णय दे सकता है। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय इस प्रतिकार का प्रयोग कानून द्वारा दिए गए साधनों के अनुसार एवं उस पर आरोपित सीमाओं के अधीन ही करेगा। संक्षेप में अधिकारिता से तात्पर्य निर्णय करने की शक्ति या अधिकार से। ठीक, जैसे मान लीजिए जब हम लोग कहते हैं कि न्यायालय की ये अधिकारिता प्राप्त है, तो इसका मतलब मेन यही होता है कि न्यायालय किसी मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम है। और इस प्रकार जब हम ये कहते हैं कि अमुक न्यायालय किसी मामले की सुनवाई के लिए सक्षम है, इसका मेन मतलब है कि उस न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। इस प्रकार दोनों शब्द अधिकारिता और सक्षमता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। किसी न्यायालय को हम किसी मामले के संदर्भ में सक्षम न्यायालय कहें या अधिकारिता रखने वाला न्यायालय कहें, दोनों का अर्थ न्यायालय के किसी मामले में निर्णय का अधिकारता है। भाई सक्षम न्यायालय कहें या उसकी अधिकारिता वाला न्यायालय कहें, दोनों का अर्थ वही है कि वो निर्णय देने में अधिकारिता रखता है। किसी न्यायालय से अधिकारिता निश्चय करने के लिए आधार होते हैं: प्रथम स्थानीय अधिकारिता, द्वितीय धन
संबंधी अधिकारता, तृतीय विषयवाद वस्तु अधिकारता। ठीक है, अब देखिए किसी भी न्यायालय की अधिकारता का मतलब क्या होता है। सबसे पहला जो अधिकारता है स्थानीय, कि इसका क्षेत्र कितना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, उस न्यायालय का। दूसरा धन से संबंधी, कितने धन तक के मामलों को देख सकते हैं। तीसरा विषय वस्तु संबंधित, कि इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट के बाद को न्यायालय देख सकता है कि नहीं देख सकता है। तो जब तक कोई न्यायालय इन तीनों प्रकार की अधिकारताओं से युक्त नहीं होता, उसे सक्षम न्यायालय नहीं कर सकता। अगर ये तीनों बातें किसी न्यायालय में फिट बैठती हैं तो उसको सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय बोला जाता है, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। अब देखिए कि वाद संस्थित करने के स्थान फोरम का निर्धारण वाद पत्र के किए गए अभिकथन मतलब एलिगेशन से होता है। दूसरे शब्दों में वाद पत्र में अभिकथन वाद स्थान का निर्धारण करता है, ना कि लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा बचाव। ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल्ला बिन अली बनाम गलप्पा नामक वाद में किया था। देखिए फिर से सुन लीजिए कि वाद संस्थित करने के स्थान फोरम का निर्धारण वाद पत्र में किए गए अभिकथन अर्थात एलिगेशन से होता है। दूसरे शब्दों में वाद पत्र में अभिकथन वाद स्थान का निर्धारण करता है। वाद पत्र में एलिगेशन वाद स्थान का निर्धारण करता है, ना कि लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा बचाव करता है एलिगेशन। ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल्ला बिन अली बनाम गलप्पा नामक वाद में दिया था। तो ये हमारा धारा 9 है। अब देखिए इसी में आता है न्यायालय। ये जानने से पहले किसी न्यायालय की सक्षमता निश्चित करने का क्या आधार, ये भी जान लेना जरूरी है कि न्यायालय कहते किसे। अब न्यायालय गठित होने के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसके पास केवल एक न्यायिक अधिकरण के साजो समान होने चाहिए, अपितु पास एक ऐसा विनिश्चय देने का अंतिम निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए जिसकी अंतिमता और प्राधिकारता हो, जो कि एक न्यायिक घोषणा की अनिवार्य कसौटी है। मतलब उस न्यायालय का एक अधिकार होना चाहिए कि उसका जो निर्णय दिया गया है वो उस कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। अब स्थानीय अधिकारता मतलब लोकल जुरिडिक्शन। धन संबंधी मतलब पेक्यूनरी ऑफ मॉनेटरी जुरिडिक्शन, कि कितने संबंधित मामले थे। जैसे हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में मुंसिफ ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन की धन संबंधी अधिकारता ऐसे मुकदमों तक सीमित है। सिविल जज जूनियर डिवीजन केवल 25,000 तक के राशि के मुकदमों को ही सुन सकता है। अब तीसरा आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। किसी भी न्यायालय की सक्षमता निश्चित करने के लिए न केवल स्थानीय एवं धन संबंधी अधिकारता होना चाहिए, उसको विषय वस्तु संबंधी अधिकारता क्षेत्र भी प्राप्त होना चाहिए। अब किस किस टॉपिक के वादों को वो सुन सकता है। जैसे हर न्यायालय को सभी विषय वस्तु संबंधी मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं होता। हर न्यायालय को सभी विषय वस्तु की सुनवाई का अधिकार नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें कि लघुवाद न्यायालय को अचल संपत्ति के विभाजन संबंधी वाद, लघुवाद न्यायालय को अचल संपत्ति के विभाजन संबंधी वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन संबंधी वाद, भागीदारी के विघटन संबंधी वाद, भागीदारी के लेखा संबंधी वाद इत्यादि के विचारण का अधिकार नहीं होता है। अब देखिए लघुवाद जो न्यायालय होता है उसको अचल संपत्ति के विभाजन संबंधी वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन संबंधी वाद, भागीदारी के विघटन संबंधी वाद, भागीदारी के लेखा संबंधी वाद के वादों का ट्रायल का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार प्रोबेट विषयक, संरक्षिता गार्जियनशिप, वसीयत संबंधी विवाह विषयक मामलों की सुनवाई का अधिकार जिला जज से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति नहीं होता है। अब देखिए वसीयत संबंधी और विवाह संबंधी जितने भी वाद होते हैं उसमें जिला जज से अलग कोई भी व्यक्ति उसको वो अधिकार नहीं होता। अब विवाह संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए प्रारंभिक न्यायालय बना दिए गए, लेकिन अब क्या हुआ है कि विवाह संबंधी मामलों के लिए पारिवारिक मतलब फैमिली लॉ बना दिए गए हैं, फैमिली जुरिडिक्शन बना दिए गए। ठीक, तो ये हमारी हो गई विषय वस्तु, धन संबंधी अधिकारता और स्थानीय अधिकारता। ठीक है, इसके बाद है प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारता, ओरिजिनल एंड अपीलीय जुरिडिक्शन। प्रारंभिक सिविल अधिकारता से अभिप्राय न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वे वाद या प्रार्थना पत्र या अन्य विधिक कार्यवाही को प्रथमा ग्रहण करते हैं। ये उसकी प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारता होगी कि उसमें ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक,
अब अधिकारता का प्रभाव और अधिकारता के अनियमित प्रयोग दोनों में अंतर है। अधिकारता के अभाव में पार्टी डिग्री शून्य हो जाती है, नैलिटी हो जाती है। अधिकारता का अनियमित प्रयोग से संबंध आक्षेप का मामला ऐसा है जिसमें पक्षकार अभिजन वे भी कर सकता है, और ऐसा निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने चंद्रशेखर सिंह बनाम दाहू मेहता नामक वाद में किया था। ठीक है, अब न्यायालय की जो अधिकारता है वो संविधान अधिनियम की धारा 23 और 28 में बाधित नहीं होती है, नहीं टकराती। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।